हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 3, जिसके इंटरनली काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन सीरीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम टोटल 12 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये 12 क्वेश्चन जो होंगे वो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, इन विच फेज ईयर एंड गोल्जी बॉडी डिसअपियर। ठीक है, डिसअपियर की बात की गई है। तो डिसअपियर जो होता है इसका मतलब होता है टूटना। तो ईयर और गोल्जी बॉडी किस में टूटता है? प्रोफेज। प्रोफेज कहने का मतलब है जो माइटोसिस का जो फर्स्ट मतलब कि कैरियोकाइनेसिस का फेज होता है, उसके अंदर 4 फेज हमें पढ़ना होता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, ईयर एंड गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाते हैं और यही जब रिपेयर होना होता है तो ये फिर से टीलोफेज में रिपेयर होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रोफेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डज नॉट अकर्स इन द मेटाफेज। ठीक है, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका चेंजिंग मेटाफेज के इंटरनली नहीं होता। ठीक है, सो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम गेट कंप्लीटेड, बिल्कुल सही बात है, मेटाफेज में होता है, लेकिन नॉट वाला पूछा गया है। तो क्लियरली विजिबल क्रोमोसोम्स इन द माइक्रोस्कोप, ये भी बिल्कुल सही है, क्लियरली दिखने लगता है। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, नहीं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेशन एनाफेज में होता है, ना कि मेटाफेज में, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमें गलत वाला ही ऑप्शन चूज़ करना था। तो हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। बाकी चौथा नंबर ऑप्शन कहा जा रहा है, काइनेटोकोर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, बिल्कुल सही बात है। स्पिंडल फाइबर जो खींचता है ना, खींचने वाला, उसके ऊपर में ये जो बिंदु बिंदु करके ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज़ मोस्टली इजली स्टडी। ठीक है, मतलब कि विच स्टेज मॉर्फोलॉजी एंड क्रोमोसोम्स इज़ मोस्टली इजली स्टडी इज़। तो राइट आंसर यहाँ पे मेटाफेज हो जाएगा। ठीक है, मेटाफेज में मोस्टली काफ़ी इजी तरीके से वहाँ पे हम स्टडी कर पाते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करें, इन विच फेज 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट, कौन से फेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं? सेपरेट मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पता है आपको कि एना फेज में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। 2 सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेशन का मतलब हुआ कि यहाँ पे ऐसे करके जो क्रोमोसोम थे ये अब अलग अलग हो गए। ठीक है, मतलब कि ये ऊपर में 2 चला गया, ऐसे करके ये अलग हो गए और ये जो क्रोमैटिड है ये अलग हो गया, दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, सो द राइट आंसर इज एनाफेज। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्रोमोसोम स्प्लिट एंड क्रोमैटिन सेपरेट इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एनाफेज। ठीक है, क्योंकि एनाफेज के इंटरनली ही सेंट्रोमेर स्प्लिट होते हैं और क्रोमैटिन सेपरेट होने का काम होता है, वहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन तो पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे एनाफेज हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, मार्क द इनकरेक्टली मैच। आपको इनकरेक्ट मैच करना है, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग करेक्ट मैच किया गया है, बाकी एक ऑप्शन में इनकरेक्ट मैच किया गया है, उसको आपको चूज़ करना है। ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ पे है एनाफेज। एनाफेज में क्या सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड होता है, बिल्कुल सही बात है। मेटाफेज सेंट्रोमेर स्प्लिट, नॉट अ गुड आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि रॉन्ग आंसर यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि मेटाफेज के इंटरनली सेंट्रोमेर स्प्लिट नहीं होते। इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि सेंट्रोमेर स्प्लिट इन द एनाफेज। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसी फेज में हमारा गलत दिया गया है, आंसर इनकरेक्ट दिया गया है। बाकी यहाँ पे तीसरे नंबर ऑप्शन में है टीलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, बिल्कुल सही बात है। एंड मेटाफेज क्रोमोसोम कंडेंसेशंस कंप्लीट, ये भी बिल्कुल सही बात है, जो कि हमने फर्स्ट वाले ही ऑप्शन में पढ़ा था। ठीक है, आगे ना आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एनाफेज में ईच क्रोमोसोम्स मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो अपने इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ चले जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट कहने का मतलब है, जैसे कि हमने ये अपना एक डायग्राम बनाया, इसके ऊपर वाले को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, यही होता है इक्वेटोरियल प्लेट, जिसको पोल बोला जाता है। ठीक है, सो द सेंट्रोमेर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल सही है। एंड हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, द राइट आंसर इज आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड। ठीक है, आर्म जो होते हैं वो बैक साइड में चलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पीछे की साइड में वो चले जाते हैं, पीछे की ओर।
अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है क्रोमोसोम्स क्लस्टर, क्लस्टर मतलब झुंड होता है, ठीक है, एक गुच्छा। सो क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट एंड दिस फीचर इज विजिबल इन द राइट आंसर्स विल बी टीलोफेज। टीलोफेज इज द राइट आंसर्स, क्योंकि टीलोफेज में ही क्रोमोसोम के क्लस्टर बनते हैं। क्रोमोसोम के क्लस्टर कैसे बनेंगे, तो फर्स्ट जो प्रोफेज होता है उसके अंदर तो हमारा क्रोमोसोम हल्का हल्का विजिबल होता है, ठीक है। सेकेंड फेज में क्रोमोसोम करेक्टली विजिबल हो जाते हैं, और थर्ड जो एनाफेज होता है, मेटाफेज के बाद एनाफेज जो आता है, एनाफेज में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं। और जैसे ही मेटाफेज में टीलोफेज में जाता है, तो टीलोफेज में जाने के बाद वो जो क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग बट जाते हैं। जैसे कि ये क्रोमोसोम हो गए और ये क्रोमोसोम ऐसे करके बट जाते हैं, और यहाँ पे हमारा ऐसा वाला डायग्राम बनता है, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। इन विच फेज डू क्रोमोसोम्स लॉस देयर आइडेंटिटी एंड कन्वर्ट इनटू द क्रोमैटिन, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉस्ट किस में होता है, टीलोफेज में होता है, और वहीं पे क्रोमैटिन में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज टीलोफेज। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस विच डिसअपियर, ठीक है। डिसअपियर होते हैं प्रोफेज में वो टूट जाते हैं। अगेन फिर वो रिपेयर हो जाते हैं बैक ड्यूरिंग विच फेज, किस फेज में वो रिपेयर हो जाते हैं, तो वो फेज रिपेयर होते हैं टीलोफेज के इंटरनली। आपको बताया गया था पिछले क्वेश्चन के इंटरनली भी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टीलोफेज। अगेन आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का कौन से फेज में ईआर एंड गोल्जी अपॉर्टस अगेन क्या होते हैं, आ जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है, अपीयर हो जाते हैं, तो वो टीलोफेज में होता है। आपको क्वेश्चन मतलब घुमा सकता है अपीयर के माध्यम से, रिपेयर के माध्यम से, ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है। द राइट आंसर इज टीलोफेज। एंड द लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है क्रोमोसोम्स मूव्स टू स्पिंडल इक्वेटर इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्पिंडल की तरफ चले जाते हैं, तो जैसे ही वो स्पिंडल की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं वो मेटाफेज के इंटरनली जाते हैं, ठीक है। अब बाकी वो जब चले जाते हैं तो उस फेज को हम एनाफेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स थ्रू आउट इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस, मतलब कौन सा ऐसा फेज होता है जिसके इंटरनली, मियोसिस का कौन सा ऐसा फेज है जिसके इंटरनली कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंपैक्ट होना स्टार्ट होते हैं, तो वो होता है लैप्टोटिन। लैप्टोटिन के इंटरनली ही हमारा क्रोमोसोम कंपैक्ट होता है, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग डैश स्टेज ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन से फेज में हमारा क्रोमोसोम ग्रेजुअली अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो वो होता है लैप्टोटिन। लैप्टोटिन में हमारा क्रोमोसोम क्लियरली रूप से विजिबल नहीं होता है, इसीलिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज लैप्टोटिन। बाकी जाइगोटिन, पैकेटिन और डिप्लोटिन में क्लियरली दिखता है हमें, ठीक। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस इन द जाइगोटिन, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा फेज होता है जिसके इंटरनली जाइगोटिन को रखा गया, मतलब जाइगोटिन का ही हमें इवेंट खोजना है। तो क्रॉसिंग ओवर ये तो हमारा पैकेटिन में होता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट जो कि हमारा पैकेटिन में ही होता है, साइनेप्सिस जो होता है वो जाइगोटिन में होता है, ठीक है। मोर देन वन नहीं हो सकता, मतलब द राइट आंसर इज 3। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फेज का ऐसा कौन सा फेज होता है जिसके इंटरनली साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स आते हैं, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट के इंटरनली एक प्रोफेज फर्स्ट, फिर मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट आता है। अब ये प्रोफेज फर्स्ट जो होता है इसके 5 स्टेज होते हैं, एक होता है लैप्टोटिन, दूसरा जाइगोटिन, तीसरा पैकेटिन, चौथा डिप्लोटिन और पांचवा डायकिनेसिस, ठीक है। तो उसके इंटरनली ये जो साइनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स होता है वो जाइगोटिन के अंतर्गत आता है, और ये जाइगोटिन प्रोफेज फर्स्ट का पार्ट है। तो राइट आंसर इज 2।
अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कहा जा रहा है, इन विच फेज ऑफ द फॉलोइंग फेज रिकम्बिनेशन नॉड्यूल्स अपीयर्स। रिकम्बिनेशन नॉड्यूल पूछा जाए या रिकम्बिनेशन साइट पूछा जाए, है ना, सबका आंसर एक ही होगा। सो रिकम्बिनेशन नॉड्यूल्स अपीयर्स इन द पैकेटिन, पैकेटिनी में होता है, ठीक है। और पैकेटिनी के लिए आप याद कर सकते हैं कि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर भी होता है, ठीक है। सो और एंजाइम रिकम्बिनेशन का भी प्रोसेस इसके अंदर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम रिकम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड विच स्टेट ऑफ द म्यूसिस। तो म्यूसिस फर्स्ट का प्रोफेस फर्स्ट जो ऑप्शन होता है उसमें एक पैकेटिन नाम का स्टेज होता है, ठीक है। और उसी पैकेटिन में एंजाइम रिकम्बिनेज रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। द राइट आंसर इज पैकेटिन, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is crossing over take place between which chromatid and in which stage of the cell cycle। सेल साइकिल के कौन से ऐसे फेज के इंटरनली क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं वो हमारे पैकेटिनी में होते हैं, लेकिन इसके अंदर पूछा जा रहा है, क्या चीज़ पूछा जा रहा है, तो उसी का कुछ फेज पूछा जा रहा है। जैसे कि इसके अंदर नॉन हिस्टोन क्रोमेटिड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड नॉन होमोलोगस नहीं, होमोलोगस होना चाहिए, गलत है। इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन द पैकेटिनी स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट, बिल्कुल सही है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड तो सही है, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाइगोटिन दिया है तो जाइगोटिन तो गलत हो जाएगा। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन होमोलोगस तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये आंसर भी गलत हो गया, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट इन, मतलब कि ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है उसके डिसोल्यूशन स्टार्ट किस फेज में होते हैं। तो डिसोल्यूशन स्टार्ट होते हैं डैप्लोटिन में, ठीक है। और ये भी एक प्रोफेस फर्स्ट का पार्ट है और प्रोफेस फर्स्ट म्यूसिस फर्स्ट का पार्ट होता है, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, डैप्लोटिन स्टार्ट ऑफ प्रोफेस फर्स्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो इसके अंदर है डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है। सेपरेशन ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड कैजमाटा, बिल्कुल सही बात है, मतलब ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। डैप्लोटिन के रिप्रेजेंट में जितने भी कैरेक्टर कहे गए वो काफ़ी ज़्यादा ही सही है, मतलब कि एक भी गलत नहीं है, इसीलिए ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा अकर्स इन। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा देखा जाए तो वो डायकाइनेसिस में होता है, ठीक है। सो डायकाइनेसिस इज द राइट आंसर। बाकी जाइगोटिन में आपको पता ही है कि साइनेप्सिस बनते हैं। डैप्लोटिन में अभी आपने देखा, क्या चीज़ देखा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड सेपरेशन ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। और आपने ये भी देखा कि ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कैजमाटा बोला जाता है, ठीक है। पैकेटिनी में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ऑल आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू, ओके। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच, मतलब कि आपको बताना है मियोटिक स्टेज कौन से में सही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे है, द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल विद कंपैक्शन ऑफ क्रोमैटिन। कंपैक्शन जब भी होगा तो वो लैप्टोटिन आएगा, ठीक है। कंपैक्ट हो रहा है वो मतलब कि स्टार्ट हो रहा है खुलना, क्या चीज़ खुलना, तो क्रोमोसोम का खुलना। तो क्रोमोसोम यहाँ पे कंपैक्ट हुआ मतलब लैप्टोटिन। उसके बाद द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्स की बात की गई, जाइगोटिन। फोर क्रोमैटिड ऑफ ईच बाईवैलेंट क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट क्लियरली अपीयर्स, दिस इज पैकेटिनी। सो लैप्टोटिन, जाइगोटिन एंड पैकेटिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज लैप्टोटिन, जाइगोटिन एंड पैकेटिन। यहाँ लैप्टोटिन पैकेटिन गलत हो गया, जाइगोटिन तो गलत, जाइगोटिन गलत, लैप्टोटिन जाइगोटिन पैकेटिन वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्वेश्चन सीरीज। ए बाईवैलेंट कंटेन, बाईवैलेंट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, 4 क्रोमैटिड होंगे, 2 सेंट्रोमेयर होंगे, मतलब कि ऑल आर करेक्ट, ठीक है। मतलब कि 1, 2 एंड 3 बोथ ऑल आर द करेक्ट। सो ऑल आर करेक्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। बाईवैलेंट के अंदर ये सारे कंटेन होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स 2 सेंट्रोमेयर कंटेन्स होते हैं, 4 क्रोमैटिड कंटेन होते हैं और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंटेन होते हैं, ठीक है। सो ऑल आर इक्वल, ऑल आर वेरी गुड आंसर, ठीक है। सो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, और काफ़ी कंसेप्चुअल बेस्ड पे थे। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे बना भी होगा, ठीक है।
तो अगले वीडियोस के इंटरनली हम पूरे फुल इस चैप्टर का जितना क्वेश्चंस हो सकेगा लाइक 50 to 60 क्वेश्चंस हम एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियोस को लाइक नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो फटाफट से कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नीट एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली इस चैप्टर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है, लाइक 4 to 5 क्वेश्चन यहीं से आते हैं इसी चैप्टर से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, व्हाट फेज इज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि दो एम फेज के बीच में कौन सा फेज आता है। तो आपको पता है कि एम फेज के बाद में फिर से G1 फेज स्टार्ट होता है, फिर G2 फेज आता है, सॉरी एस फेज आता है, फिर G2 फेज आता है और तब जाके फिर से एम फेज आता है। तो इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे? इन तीनों को एक साथ हम इंटरफेज बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरफेज का 3 भाग होता है, एक G1 फेज, एक एस फेज, एक G2 फेज, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में इंटरफेज आएगा, ठीक है। राइट आंसर इज इंटरफेज। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेज। इंटरफेज के 3 यहाँ पे मतलब इन्वॉल्विंग कुछ दिए गए हैं। अब इस इन्वॉल्विंग के अकॉर्डिंग आपको आंसर करेक्ट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है इंटरफेज इज अ बायोसिंथेटिक फेज। यहीं पे गलत हो गया, इंटरफेज एक बायोसिंथेटिक फेज नहीं है, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है, इसलिए गलत ऑप्शन हो गया। और डुप्लीकेट इंटरफेज में ना होकर के वो एस फेज में होता है, तो ये यहाँ पे भी गलत हो गया। फिर कंस्टिट्यूएंट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, बिल्कुल सही बात है। इंटरफेज को 95% ड्यूरेशन लगता है और ओनली 5% एम फेज को लगता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में इंटरफेज आता है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब कि यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटरफेस इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट। मतलब कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं उस ऑप्शन में से आपको बताना है कि इंटरफेस में कौन से नहीं होते। ऑल तो है लेकिन एक्सेप्ट कौन से नहीं है उसको चूज करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है एम फेज इंटरफेज में नहीं आता। इंटरफेज में आते हैं G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ठीक है। सो ऑल आर इन्वॉल्व, मतलब कि ये सब इन्वॉल्व है लेकिन एम फेज इन्वॉल्व नहीं है और हमें इन्वॉल्व नहीं है वाला ही कुछ चूज करना था। मतलब इंटरफेस इन्वॉल्व ऑल बट एक्सेप्ट में एम फेज आ जाएगा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डज सेल साइकिल टेक प्लेस, ठीक है। मतलब कि ईस्ट सेल को डिवीज़न होने में उसके सेल साइकिल में कितने टाइम लगते हैं उसी का आपको आंसर चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस कही जा रही है, ऑप्शंस में 2 घंटा, उसके बाद 60 मिनट, फिर यहाँ पे 30 मिनट्स एंड फिर 60 मिनट। तो ऑप्शंस नंबर यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 90 मिनट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 90 मिनट कहने का मतलब 1.5 घंटा हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन फिर यहाँ पे है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ सेल साइकिल इज, मतलब कि कुछ ऐसे ऑप्शंस है और इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको सेल साइकिल का सीक्वेंस बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो G1 G2, G1 से स्टार्ट होता है लेकिन G2 नहीं होता है, एस आता है, ये वहीं पे गलत हो गया। एम फेज से स्टार्ट हुआ मतलब गलत ऑप्शन, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, एम फेज। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल, जो कि नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। अगेन फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेल साइकिल इंक्लूड, मतलब सेल साइकिल में क्या इंक्लूड होते हैं। तो सेल साइकिल में आता है इंटरफेज एंड एम फेज, 2 ही फेज आते हैं, एक इंटरफेज एक एम फेज। इंटरफेज के अब 3 भाग आते हैं, एक G1 एस, G2 फेज और फिर एम फेज, ठीक है, जो कि आपको सेल साइकिल में इंक्लूडेड अभी हमने जस्ट आपको पढ़ाया ही था, ठीक है। तो सेल साइकिल का इंक्लूडिंग इंटरफेज और एम फेज हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे और भी ऑप्शन है जैसे मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये एम फेज के भाग होते हैं। और G1 एस, G2 जो कि इंटरफेज का भाग होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म या फिर सेल का डिवीजन जो कि एम फेज में होता है। तो करेक्ट आंसर 1 होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे कहा जा रहा है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, मतलब कि इनमें से कौन से फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है
तो आपको पता ही है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो एस फेज में होगा, ठीक है। कौन से फेज में? एस फेज में होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस G1 फेज और एस फेज दोनों में होता है, लेकिन एक और अंतर होती है। एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और G1 फेज में पोस्ट माइटोटिक होता है, इसीलिए इसके अंदर में नॉन हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और G2 फेज में ये क्या कहते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। एम फेज जो कि सेल डिवीजन, एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज में ही होता है। ओनली 5% ड्यूरेशन पूरे सेल साइकिल का लगता है इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबलेट। गेट डबलेट कहने का मतलब है कि डीएनए का डबल हो जाना, डीएनए टूट के दो भागों में टूट जाना। दिस इज नोन एज किसके इंटरनली? एस फेज के इंटरनली। एम फेज में डीएनए का सेल का डिवीजन होता है। G1 फेज में क्या होता है? कुछ नहीं होता, गैप माना जाता है, लेकिन इसके अंदर ग्रोथ होता है एस फेज को डबलेट होने के लिए, ठीक है। और G2 फेज में ग्रोथ होता है एम फेज को मतलब कि प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एस फेज। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस फेज ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस के रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है, सॉरी इनकरेक्ट ऑप्शंस चूज करना है यहाँ पे। तो इट अकर्स बिटवीन G1 एंड G2 फेज। G1 और G2 फेज के बीच में एस फेज आता है, बिल्कुल सही बात है। डीएनए रेप्लिकेशन इन द न्यूक्लियस इज इन दिस फेज, मतलब कि इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इंटरनली देखा जाए तो ये ऑप्शंस थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसको साइड में रखते हैं। सेंट्रियोल डबलेट, सेंट्रियोल का डबलेट होता है एस फेज के इंटरनली एंड साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है। अगेन एज डीएनए डबलेट तो होगा ही। नंबर ऑफ क्रोमोजोम आल्सो गेट डबलेट, नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोजोम नंबर डबल नहीं होता है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि डीएनए का डबलेट होगा लेकिन क्रोमोजोम नंबर डबलेट नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोमोजोम नंबर बिल्कुल फिक्स एक्चुअल वही रहता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का। विच वन इज फॉल्स अबाउट G1 फेज। G1 फेज के रिगार्डिंग आपको कौन सा ऑप्शंस गलत है उसको चूज करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट अकर्स बिटवीन M एंड S फेज, मतलब G1 फेज M और S के बीच में आता है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आता है G1 फेज, फिर आता है S फेज, फिर आता है G2 फेज और फिर आता है हमारा M फेज, ठीक है। अब M फेज के बाद फिर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा कौन सा? G1 फेज स्टार्ट होगा और G1 फेज के बाद S फेज, S फेज के बाद G2 फेज, G2 फेज के बाद M फेज, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया इट अकर्स बिटवीन M फेज एंड S फेज। G1 फेज M और S के बीच में आता है, M और S के बीच में G1 फेज आ रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। दूसरा है इन इट सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एनसीईआरटी का लाइन है, मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अगेन इट इज़ प्री सिंथेटिक। प्री सिंथेटिक कहने का मतलब है कि सिंथेसिस के पहले वाला फेज है, बिल्कुल सही बात है। या फिर पोस्ट माइटोटिक, मतलब कि माइटोसिस के बाद वाला फेज है, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंड इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन, आपको पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है न कि G1 फेज में, तो गलत हो गया यहीं पे, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, मतलब इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा न कि फोर्थ में, इसीलिए हु प्रपोज्ड ए मॉडिफिकेशन इन द सेल थ्योरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने प्रपोज किया था सेल थ्योरी के मॉडिफिकेशन को, मतलब सेल थ्योरी के अंदर जो चेंजिंग हुई थी उसको किसने बताया था? तो वो बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। अब आप कहेंगे कि सेल थ्योरी से रिलेटेड तो स्लाइडेन और स्वान थे जिन्होंने बताया था, तो सेल थ्योरी को दिया था स्लाइडेन स्वान ने, लेकिन उसका मॉडिफिकेशन रूप रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। और इन्होंने जो मॉडिफिकेशन रूप दिया था वो ओमनी सेलुला ई सेलुला था, जिसका मतलब होता है ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल बनते हैं वो पहले के मौजूद सेल से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द जर्मन बोटनिस्ट। अब आपको जर्मन बोटनिस्ट के बारे में बताना है। बोटनिस्ट मतलब प्लांट से रिलेटेड, तो स्लाइडेन हो जाएगा, ठीक है। अगर यही रहता कि बताइए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, तो ये स्वान हो जाता, ठीक है। अब स्लाइडेन ने क्या किया था, इन्होंने ओनली प्लांट के बारे में बताया था, और स्वान जो थे वो प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में बताए थे। एनिमल के बारे में बेसिकली उन्होंने तो बताया ही था, लेकिन प्लांट के बारे में उन्होंने सेल वॉल के बारे में कुछ बताया था, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो जो थे वो सेल वॉल मतलब सेल थ्योरी के मॉडिफिकेशन रूप को दिए थे, जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, और फिर यहाँ पे नॉन ऑफ दिस हो गया, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सेल वॉल इज अ यूनिक
स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड हु कंक्लूड दिस। अब सेल वॉल जो होता है एक यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट के बारे में, तो ये किसने कंक्लूड किया था? तो अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन में पढ़ा। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि स्वान जो थे उन्होंने प्लांट के बारे में बताया और उन्होंने सेल वॉल के थ्रू बताया था, सेल वॉल के बारे में ही बताया था, जो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया। और यही क्वेश्चन जस्ट 3 नंबर में आ गया कि सेल वॉल के यूनिक कैरेक्टर किसने दिए, तो वो दिया था स्वान नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। और उन्होंने प्लांट एनिमल दोनों के बारे में बताया था। मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर के बनते हैं। ये किसने कहा? स्वान ने कहा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैस वैक्यूल आर प्रेजेंट इन। अब आपको यहाँ क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गैस वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है। तो गैस वैक्यूल जो होता है क्या ऑल बैक्टीरिया में होता है? नहीं, गलत ऑप्शन है। प्लांट सेल वॉल में तो होता ही नहीं है, सेल में, एनिमल सेल में भी नहीं होता। वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के इंटरनली होता है, ना कि ऑल बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में होगा लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होगा, वैसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस से अपना मतलब कि खाना बनाता हो, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और उसी के अंदर गैस वैक्यूल होता है। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा, जो कि पेज नंबर 91 पे आपको मिल जाएगा नए वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको बताना है कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल किसमें नहीं है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या नहीं करता है? तो वो सिक्रेशन नहीं करता, क्या करता है? सिक्रेशन भी करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है, वहाँ ग्रोथ भी होता है, लेकिन रिजिडिटी कोई प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिजिडिटी का कोई रोल नहीं होता, इसीलिए राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉलीराइबोसोम आर। पॉलीराइबोसोम का क्या मतलब होता है? पॉलीराइबोसोम का मतलब सिंगल आरएनए होता है क्या? नहीं, सिंगल राइबोसोम नहीं हो सकता। मेनी राइबोसोम ऑन द एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, तो ये बिल्कुल सही है, मेनी राइबोसोम होना चाहिए। मेनी राइबोसोम ईआर, ईआर पे नहीं होता है, आरएनए पे होता है, वो भी कौन से आरएनए? एमआरएनए, ठीक है। और नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो पॉलीराइबोसोम इज द राइट आंसर। पॉलीराइबोसोम का मतलब मेनी राइबोसोम ऑन द एमआरएनए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज पार्ट ऑफ। पेरीन्यूक्लियर किसका पार्ट है? पेरीन्यूक्लियस एक न्यूक्लियस का पार्ट होता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस न्यूक्लियस का पार्ट है, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे 2 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 9+0 अरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज। 9+0 का अरेंजमेंट किसके इंटरनली होता है? तो 9+0 जो होता है वो किस में होगा? तो वो माइक्रोफिलामेंट में होता है। और माइक्रोफिलामेंट 9+0 का अरेंजमेंट जो होता है वो माइक्रोफिलामेंट में नहीं, चार्टविल स्ट्रक्चर होते हैं। और चार्टविल स्ट्रक्चर किसके इंटरनली आएगा? तो वो माइक्रोफिलामेंट या फिर सेंट्रियोल आप बोल सकते हैं, वहाँ पे हो सकता है। एक्सोनिम ऑप्शन नहीं हो सकता। 9+2 का अरेंजमेंट सिलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलता है। चार्टविल लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपको फ्लैजिलम के इंटरनली माइक्रोफिलामेंट देखने को मिलता है। तो ये आंसर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट या सेंट्रियोल, तो ये जो ऑप्शन हो गया वो इससे रिलेटेड, मतलब माइक्रोफिलामेंट हो सकता है बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो 3 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन। माइक्रोबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होता है? तो बेसिकली माइक्रोबॉडीज जो होते हैं वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक प्लांट सेल भी होता है, एनिमल सेल भी होता है, लेकिन बैक्टीरिया सेल एक प्रोकैरियोटिक है, इसीलिए ये ऑप्शन छोड़ करके बाकी 2 और 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन इज परफॉर्म्ड बाय। सिंथेसिस कहाँ होता है स्टेरॉइड हार्मोन का? तो वो ACR में होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंटरनली स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोमोशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ rRNA इनसाइड सेल इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। बेसिकली न्यूक्लियोलस तो लगा हुआ है बट आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोट। आपको बताना है प्रोकैरियोट में कैसा राइबोसोम का टाइप प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक में होता है 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक में होता है 80S राइबोसोम, ठीक है। 70S राइबोसोम 30+50S होता है और 80S राइबोसोम को हम 60+40 में बांटते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इन द प्रोकैरियोट 70S राइबोसोम। अब आते हैं क्रोमैटोफोर आर टेक पार्ट इन। क्रोमैटोफोर किसके इंटरनली होगा? क्रोमैटोफोर में ग्रोथ होता है, रेस्पिरेशन भी होता है एंड फोटोसिंथेसिस भी होता है, मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सारा का सारा होना चाहिए मूवमेंट को छोड़ के। तो क्वेश्चन जो है वो नॉट लग के आना चाहिए था, दैट इज रॉन्ग क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच इज़ द कॉमन इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है।
तो यहाँ पे प्लास्टिड है। प्लास्टिड हमेशा का हमेशा प्लांट सेल में देखने को मिलता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए तो प्लांट में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो यूकैरियोटिक में होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। प्लास्टिड यूकैरियोटिक में होता है और यूकैरियोटिक प्लांट सेल में होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन, सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको पहले से ही पता है, प्लांट सेल में तो होगा नहीं और प्रोकैरियोटिक में तो होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कॉल्ड डैश, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको सेंट्रोसोम बोला जाता है, जो हेल्प करता है सेल को डिवीजन करने में। अभी आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाया जा रहा है, उसमें आपको सेंट्रोसोम भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेंट्रोसोम हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिपेंडिंग ऑन द डैश मेम्ब्रेन, मतलब कि प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन। आपको जो है पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में बताया गया था, तो उसके अंदर आपको बताना है इल्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन। इल्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन जो है वो पहले के सिलेबस में था, अभी के सिलेबस में वो हट चुका है, इसलिए आपको बताया नहीं गया हो। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ मिसमैच पेयर। आपको मिसमैचिंग पेयर बताना है, ठीक है, मतलब कौन सा गलत पेयर किया गया है। तो कैप्सूल जो होता है वो थिक होता है और थॉट होता है ग्लाइकोकैलिक्स में, सही बात है। स्लाइम लेयर लूज ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं। पिल्ली जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, तो यहाँ मोटिलिटी ऑर्गन गलत ऑप्शन हो गया। बैक्टीरियल सेल मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत ये हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड के सिंथेसिस मतलब कि एसीआर, ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वही अगर मैं पूछूँ कोई प्रोटीन का सिंथेसिस तो आरईआर हो जाएगा, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे कहा जा रहा है, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग डैश ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम बियर करते हैं, तभी जा करके क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, और प्रोटीन का सिंथेसिस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होंगे? इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन है वर्क इन द कोऑर्डिनेटेड, सही बात है, वो कोऑर्डिनेटेड काम भी करता है। डज नॉट वर्क इन कोऑर्डिनेटेड ऑप्शन, अब ये कोऑर्डिनेट हमने पढ़ लिया, तो डज नॉट वाला तो गलत हो गया ना, तो ऑप्शन ए एंड 2, मतलब कि 4th इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 and 2। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर टू द न्यूक्लियस एंड दिस वेयर लेटर टर्म नेम एज द गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी का मतलब कि डिस्कवर किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी ने किया था, और गोल्जी के पहले कैमिलो गोल्जी नाम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ द इम्पोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन द यूकैरियोट। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस गोल्जी बॉडी के इंटरनली होता है, और गोल्जी बॉडी का डिस्कवर कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने 1998 में किया था, ठीक है। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप का आता है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड में यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, बिल्कुल सही बात है, सेल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। और इंक्लूजन बॉडी आर रिवर्सिबल मटेरियल इन द प्रोकैरियोट, बिल्कुल सही बात है, ये जो इंक्लूजन बॉडी होते हैं ये एक रिवर्सिबल मटेरियल है प्रोकैरियोटिक के अंदर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टॉकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस साक इन द क्लोरोप्लास्ट आर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे ग्रैना हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, ग्रैना हो जाएगा। अगेन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब हुआ जैसे 70s और 80s आप पढ़ते हैं, तो 70s और 80s में जो एस टर्म होता है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ही होता है, ठीक है। सो द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम इज अ इनडायरेक्टली मेजर, वो किस चीज़ को इनडायरेक्टली मेजर कर सकता है, ठीक है।
तो डेंसिटी को मेज़र कर सकता है क्या? नहीं। नंबर को कर सकता है और साइज़ को कर सकता है, मतलब बोथ 1 एंड 3। बोथ 1 एंड 3 कहने का मतलब है डेंसिटी भी मेज़र कर सकता है और यहाँ साइज़ भी मेज़र कर सकता है, नंबर मेज़र नहीं कर सकता। ये ऑप्शन ही गलत है। नंबर को भी मेज़र करता है और साइज़ को भी मेज़र करता है, डेंसिटी भी मेज़र करता है, ठीक है। मतलब ऑल ऑफ दिस राइट आंसर्स होना चाहिए था। नंबर जो है इसके अकॉर्डिंग इसमें नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे 26 का ऑल ऑफ दिस होगा। बाकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोथ 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 2 को तो करेगा ही करेगा, नंबर को हटा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को देखना है कि सही है कि गलत, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरियसली कंसिडरेबल इन द डिफरेंट सेल टाइप। प्रोटीन और लिपिड का आपको बताना है कि क्या वो जो मतलब कि उसका जो भी परसेंटेज है क्या वो सही मात्रा में है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। डिफरेंट सेल के टाइप में वो अलग अलग नहीं होते, सेम ही टाइप में उनका परसेंटेज होता है। और प्रोटीन की परसेंटेज 52% होती है और लिपिड का परसेंटेज 40% होता है। कॉन्स्टिट्यूट द मेम्ब्रेन इन द ह्यूमन आरबीसी, बिल्कुल सही है, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं क्या वो प्लांट सेल में कहाँ पे पाए जाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो यूकैरियोटिक में होते हैं और यूकैरियोटिक में ATS राइबोसोम होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 3, ठीक है। बाकी सारा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग गलत ही होगा, आप पढ़ सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ दिस इज मिसमैच। आपको मिसमैचिंग बताना है। एमाइलोप्लास्ट होता है क्या वो प्रोटीन ग्रेन्यूल को स्टोर करता है? गलत ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट को करता है। इलियोप्लास्ट ऑयल और फैट को, सही बात है। ये सब NCERT के लाइन है जो कि सही दिए गए हैं। एमाइलोप्लास्ट का यहाँ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था, इसीलिए ये ऑप्शन मिसमैचिंग है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। इन द सेंट्रियोल 9+0 अरेंजमेंट आर फाउंड। बिल्कुल सही बात है, 9+0 अरेंजमेंट नहीं 9+0 जो होगा वो सेंट्रियोल के, हाँ बिल्कुल सही है, सेंट्रियोल के इंटरनली होता है। 9+2 रहता है तो सिलिया और फ्लैजिला लगाते हैं, ठीक है। ऑल 9 ट्यूबल्स इन द ट्रिप्लेट, हाँ सारे के सारे जो 9 ट्यूबलेट जैसे कि हम गोल बना लिए और इसमें 3-3 का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। 3-3 के स्ट्रक्चर इसमें लगे होने चाहिए, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शंस को आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है, जैसे कि सेंट्रियोल आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल सही है। सेंट्रियोल हैव एन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक चार्ट व्हील, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेंट्रियोल आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल्स एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस है। फिर हम देखें आगे के क्वेश्चंस को, तो आगे कहा जा रहा है ईच पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ सेंट्रियोल इज डबलेट, नहीं ट्रिपलेट होना चाहिए था। अभी तो हमने पढ़ा ना यहाँ पे सेंट्रियोल जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, यहाँ डबलेट दिया है तो गलत ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे जो सेंट्रियोल था वो स्फेरिकल कहा जा रहा था, स्फेरिकल तो सही था लेकिन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकते ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया परपेंडिकुलर के कारण, तो ऑप्शन बी NCR करेक्ट, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चंस, न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज नोन एज। न्यूक्लियर मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स को न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या कंटेन होते हैं? तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन कंटेन होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको बताना है आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल दैट हेल्प इन सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में तो एक ही चीज़ है, वो क्या है? वो होता है सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बताना है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है न्यूक्लियोलस, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, सॉरी एक मिनट, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ओके, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, दैट हेल्प इन द सेल डिवीजन, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रियोल जो होता है उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता और ये जो होते हैं वो सेल डिवीजन में भी वर्क करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन तो ये होगा नहीं, ये सारे के सारे गलत ऑप्शन है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है, मार्क द करेक्ट ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है दीज आर मेड अप ऑफ फिलामेंटस एंड ट्यूबुलर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है। एंड इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट एंड मोटिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस, माइक्रोबॉडीज आर। माइक्रोबॉडीज कैसे होते हैं? क्या वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, या फिर कोई कुछ डिटरमिन नहीं कर सकते हम।
तो माइक्रोबॉडीज एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज, वैक्यूल के अंदर में एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोनोप्लास्ट हो जाएगा। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल किस में होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो भाई डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस और राइबोसोम इन सब में डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन देखिए हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डाइजेस्टेड बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड सब होता है, तीनों का तीनों होता है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर एक्टिवेटेड एट डैश पीएच, उसका पीएच एसिडिक होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। फाइंड आउट ऑड विथ रिस्पेक्ट टू लाइबोसोमल एंजाइम, तो आपको ऑप्शन गलत चूज करना है, ठीक है, कि लाइसोसोमल एंजाइम के इंटरनली कौन सा गलत ऑप्शन है। तो उसमें लाइपेज होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीनियस भी ये होता ही है, लेकिन नॉन ऑफ दिस, तो मतलब सारा का सारा सही ऑप्शन है, तो गलत एक भी नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ दिस, ठीक है। आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next questions, what is the network of tiny tubular structure excreted in the cytoplasm as seen from electron microscope, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम किसे क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क टाइप का देख सकते हैं। तो नेटवर्क टाइप होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। बाकी नेटवर्क टाइप के ये सब नहीं होते हैं, बाकी हमने आपको क्लास में ये सब पढ़ाया ही है बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअल वे में। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फाउंड इन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पाया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में पाया जाता है, ठीक है, न कि बैक्टीरियल सेल या फिर यहाँ पे प्लांट सेल, ठीक है। मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शंस में है जॉर्ज पिलाडे, फ्लेमिंग, ल्यूवेनहुक और रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो जॉर्ज पिलाडे जो होते हैं इन्होंने मतलब कि राइबोसोम का खोज किया था, फ्लेमिंग जो थे वो उन्होंने क्रोमैटिन का खोज किया था, ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल का खोज किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। मतलब कि 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे असर्शन और रीजन का है। असर्शन कहा जा रहा है द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअसली विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कंटेंट बताना है न्यूक्लियोलस का जो कि कंटिन्यूअसली विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म के रेस्टिंग में होता है। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। रीजन इसी का कहा जा रहा है न्यूक्लियोलस इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस क्या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, बिल्कुल सही ऑप्शंस कही जा रही है। मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट और असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नॉट अ मेम्ब्रेनलेस, इनमें से कौन सा मेम्ब्रेनलेस नहीं है, ठीक है। तो मेम्ब्रेनलेस कहने का मतलब मेम्ब्रेन जिस पे ना हो उसी को आपको, मतलब कि जिस पे मेम्ब्रेन ना हो उसको चूज करना है। तो क्या लाइसोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता, लाइसोसोम के इंटरनली मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रियोल में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है, राइबोसोम में भी होता है और डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन लाइसोसोम में नहीं होता है। यही क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। लाइसोसोम के इंटरनली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मतलब कि मेम्ब्रेन लेस नहीं होता, ठीक है। मेम्ब्रेन होना चाहिए था, मेम्ब्रेन लेस नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक में इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है, तो प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, बिल्कुल सही है। इवॉल्व जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं होता है, पिता के गुण इसमें नहीं आते। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या ये होते हैं, नहीं, कोई मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है। तो बोथ ए एंड डी, ए और डी दोनों का दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again the next questions, the fluid nature of membrane is important from the point of view the functions, function आपको बताने हैं। सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, क्या ये जो मतलब कि फ्लूइड होता है इन द नेचर मेम्ब्रेन इज इम्पोर्टेंट, मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन होते हैं क्या वो सेल ग्रोथ करते हैं और सेल डिवीजन करते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर सेल ग्रोथ नहीं करेंगे या फिर सेल का डिवीज़न नहीं करेंगे तो फिर आगे वो जो सेल है वो बड़ा होकर के डबल कैसे होगा, इसीलिए यहाँ पे सेल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल का डिवीज़न होना।
फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन बिल्कुल सही है, अंदर में जो होता है वो इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेट भी होते हैं, बनते भी हैं, और सिक्रीशन और इंडोसाइटोसिस भी होता है। मतलब ये तीनों का तीनों प्रोसेस सही है, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर एबंडेंटली, ठीक है, एबंडेंटली फाउंड इन विच ऑफ द ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम के इंटरनली होता है और ये एसिडिक होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 2। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस, ड्यू टू डैश नेचर ऑफ लिपिड द प्रोटीन शो डैश मूवमेंट। तो मतलब किसके इंटरनली लिपिड शो होता है, क्वासी फ्लूइड, ठीक है। मतलब कि क्वासी फ्लूइड जो होते हैं, लिपिड क्वासी फ्लूइड होते हैं, और वो कैसा मतलब कि मूवमेंट शो करते हैं, तो लैटरल मूवमेंट शो करते हैं। दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस, according to fluid mosaic model the plasma membrane is composed of phospholipid, extrinsic, ठीक है, एंड इंट्रेंसिक प्रोटीन। तीन चीज़ों से मिलकर के बना होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइडिटी वहाँ पे आता है, क्वासी फ्लूइड बोला जाता है, तो फॉस्फोलिपिड, इंट्रेंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। अगेन आते हैं, मैच द करेक्ट ऑप्शंस बाई रिगार्डिंग फॉर द गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के रिगार्डिंग क्या, गोल्जी बॉडी डेंसली स्टेनली रेटिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। वेरीड नंबर ऑफ द सिस्टर्नी, सिस्टर्नी क्या गोल्जी बॉडी में आता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और सिस्टर्नी जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिकली देखा जाए तो न्यूक्लियस के जस्ट बगल में होता है। तो आपको पता ही है कि गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। अगेन लाइसोसोम सिंथेसाइज इन द गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम क्या गोल्जी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन कही जा रही है, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम में ही सिंथेसाइज होता है। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। आपको कॉलम देखना है और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस में थाइलाक्वाइड है, सिस्टर्नी है, क्रिस्टे, सिस्टर्नी एंड क्रोमैटिन। तो सबसे पहले अभी हमने जस्ट किस में पढ़ा, गोल्जी बॉडी में पढ़ा कि गोल्जी बॉडी के इंटरनली क्या होता है, सिस्टर्नी होता है। तो सिस्टर्नी ऑप्शन से गोल्जी बॉडी को मिला देंगे। गोल्जी बॉडी का ही दूसरा नाम गोल्जी अपैरटस होता है, डिस्क शेप साक इन द गोल्जी अपैरटस। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 3 का ए हो जाएगा। अब जैसे 3 का ए हम मिलाए तो यहाँ एक ऑप्शन है, दूसरा एक और ऑप्शन है। आगे फिर हम बढ़ेंगे, थाइलाक्वाइड कहाँ होता है, थाइलाक्वाइड स्ट्रोमा के इंटरनली होता है, ठीक है। और या फिर उसको छोड़िए, क्रिस्टे को देख लीजिए, क्रिस्टे जो होता है वो इनफोल्डिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो क्रिस्टे का यहाँ 4 हो जाएगा, मतलब कि 2 का 4। 2 का यहाँ 4 एक है, और ये वाला है 3, तो 4 और 3 में 4 आंसर सही होगा, और 3 का 1 आंसर सही है, बाकी ये करेक्ट ऑप्शन हो गए, ठीक है। मतलब थाइलाक्वाइड का यहाँ स्टोमा मिला देंगे, क्रोमैटिन का क्या मिला देंगे, क्रोमैटिन का यहाँ पे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए के इंटरनली क्रोमैटिन होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। आपको मैचिंग करना है, मतलब कि समझिए कि ये एनसीईआरटी का सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे लास्ट पार्ट है जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, मैक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम, टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम सेंट्रोमेयर में होते हैं और सेंट्रोमेयर के मिडिल में होते हैं। सब मेटासेंट्रिक देखा जाए तो वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, स्लाइटली अवे थोड़े से नीचे होते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम का मतलब क्या हुआ, एक्रोसेंट्रिक मतलब हुआ कि वो सेंट्रोमेयर जो होंगे वो सिचुएट होंगे कहाँ, क्लोज टू द इंड के सबसे लास्ट में। और टेलोसेंट्रिक में तो दिखता ही नहीं है, मतलब कि टर्मिनल पे वो चला जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 3, 1, 3, 4, 2 एंड 1, 3, 4, 2 एंड 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन कराए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोस्केलेटन इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रियोल, दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो कि सब इन अ सेल विद 8 क्रोमोजोम्स, नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर इज, मतलब कि कितने नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन है 16, 8, 4, 32, ठीक है। तो आपको पता होगा कि क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है, लेकिन सेंट्रोमेयर तो डिवाइड होता है ना, वहाँ पे डीएनए का डिवीज़न तो होता है। इसीलिए यहाँ पे अगर मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो अगर 8 होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सेंट्रोमेयर की संख्या डबल हो जाएगी, क्योंकि एस फेज में ही सेंट्रियोल डबलेट हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टार्टिंग ऑफ प्रोफेस इज मार्क बाई।
मतलब कि ये जो प्रोफेज स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशंस ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, जो भी क्रोमोसोमल मटेरियल उसके अंदर होता है वो इनिशिएट होते हैं और साथ साथ वहाँ पे कंडेंस्ड होना स्टार्ट होता है, मतलब कि धीरे धीरे वो सीधा होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, मार्क द इनकरेक्टली मैच, आपको इनकरेक्टली मैच को मार्क करना है, ठीक है। सो बेसिकली ऑप्शन 1 है अनटैंगलिंग ऑफ डीएनए इन द प्रोफेज, बिल्कुल सही बात है, प्रोफेज के इंटरनली डीएनए का अनटैंगलिंग होता है। साथ में दूसरा नंबर ऑप्शन है क्रोमोसोम विद 2 सिस्टर क्रोमैटिड फर्स्ट अपीयर्स प्रोफेज, क्या प्रोफेज में ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं वो अपीयर्स होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एस्टर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, बिल्कुल सही बात है, एस्टर जो होते हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेंट्रियोल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, ये गलत ऑप्शन हो गया। सेंट्रियोल जो होते हैं वो ऑलवेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, इसीलिए दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। एंड ऑफ प्रोफेज इज मार्क बाय, मतलब कि जब भी प्रोफेज एंड होता है तो उसको किस चीज़ से मार्क करते हैं, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग वाले को कहते हैं यहाँ पे इनिशिएशन या फिर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, बट जब एंड होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिसअपियरेंस ईयर का, गोल्जी बॉडी का, न्यूक्लियोलस का और न्यूक्लियर एनवलप का, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2। आप जब प्रोफेज एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो प्रोफेज के लास्ट पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको यही वाला मिलेगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, इसके इंटरनली जो भी ऑप्शंस है जैसे इनिशिएशन एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल जो कि स्टार्टिंग प्रोफेज होता है, और क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, तो वो मेटाफेज के इंटरनली आता है, ठीक है। मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे 5 नंबर, द क्रोमोसोम्स विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशंस ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव, मतलब कि वो कहाँ मूव करता है, टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल एंड दस फीचर इज ऑफ द राइट आंसर्स विल बी प्रोफेज। प्रोफेज के इंटरनली ही एस फेज के इंटरनली डुप्लीकेशन होता है जो कि इंटरफेज का पार्ट होता है, और वो बिगिंस मूव कर जाता है कहाँ पे, अपोजिट पोल की तरफ, सेल के अपोजिट पोल में, और वो प्रोसेस जो होता है वो प्रोफेज के इंटरनली होता है, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चंस इज कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क बाय द बिगिनिंग ऑफ, तो वो किसके इंटरनली, जब भी कंप्लीटली देखा जाए, कंप्लीटली डिसअपियरेंस हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, तो वो जो फेज होता है वो आता है हमारा कौन से के बाद, बिगिनिंग ऑफ था, वो स्टार्टिंग कौन सा होता है, तो मेटाफेज का स्टार्टिंग होता है, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इन विच फेज ऑफ क्रोमोसोम आर क्लियरली विजिबल, मेटाफेज के इंटरनली क्लियरली विजिबल होता है, लेकिन नॉर्मल सी विजिबल की बात करें तो प्रोफेज में भी होता है, लेकिन यहाँ क्लियरली पूछा गया है तो राइट आंसर मेटाफेज होगा। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है, इनिशिएशन एंड कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 1 है प्रोफेज एंड एनाफेज, प्रोफेज तो हो जाएगा, इनिशिएशन प्रोफेज में होता है, लेकिन कंप्लीट कंडेंसेशन मेटाफेज में होता है, तो प्रोफेज एंड मेटाफेज इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन मेटाफेज विच इज फर्स्ट इवेंट, कौन सा फर्स्ट इवेंट होता है मेटाफेज का, तो मेटाफेज के फर्स्ट इवेंट होते हैं स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन क्रोमोसोम, जब भी स्पिंडल फाइबर पे क्रोमोसोम अटैच्ड हो जाता है और अटैच्ड होने के बाद जो फेज़ आती है उस फेज़ को कहते हैं मेटाफेज। तो सबसे पहले मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होता है क्रोमोसोम से और फिर वो अलग होते हैं, और अलग होने के बाद जो स्टार्ट होता है फेज, उस फेज को बोलते हैं एनाफेज, जो कि हम इसके बाद पढ़ते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम इन साइटोप्लाज्म विद 2 क्रोमैटिड अटैच्ड ऑन द सेंट्रोमियर, द राइट आंसर्स विल बी मेटाफेज। मेटाफेज के इंटरनली क्या होता है, माइटोसिस के जो क्रोमोसोम होते हैं या फिर साइटोप्लाज्म के इंटरनली वो 2 क्रोमैटिड से अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन विच फेज स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन क्रोमोसोम, तो कौन से फेज में स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो जाता है क्रोमोसोम से, राइट आंसर्स इज मेटाफेज। मेटाफेज के इंटरनली ही क्रोमोसोम किससे अटैच्ड होते हैं, मेटाफेज से अटैच्ड होते हैं, द राइट आंसर्स विल बी 2। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन माइटोसिस विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, मतलब माइटोसिस में कौन सा लॉन्गेस्ट फेज होता है, तो माइटोसिस के आपको पता है कि 4 फेजेस होते हैं, एक होता है हमारा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज।
प्रोफेज जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है और वही सबसे लॉन्गेस्ट फेज माना जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको इंटरफेज में पढ़ाया गया था 3 फेजेस, एक G1 फेज, एक S फेज, एक G2 फेज, जिसमें से G1 फेज जो था वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज था। उसी प्रकार M फेज के 4 स्टेज आते हैं। 4 स्टेज में कौन कौन से होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और उसी में से प्रोफेज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मेटाफेज आता है, फिर टीलोफेज और एनाफेज, फिर लास्ट में सबसे टीलोफेज, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शंस विल बी प्रोफेज। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात यहाँ पे करेंगे। इफ़ अ सेल हैज़ 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, कहीं किसी सेल में 2 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है, ठीक है। किस चीज़ की संख्या? क्रोमोजोम की संख्या। इन द G1 फेज के इंटरनली, तो आपको बताना है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन S फेज आफ्टर S फेज। S फेज के बाद उसकी क्रोमोजोम की संख्या क्या होगी? तो आपको पहले ही क्लास में बता दिया गया था कि क्रोमोजोम की संख्या एज इट इज़ रहती है, वो चेंज नहीं होती है। क्रोमैटिड और DNA की संख्या पूछी जाती तो वो डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोजोम की संख्या पूछी गई है तो सेम रहेगी, मतलब G1 में जितना रहेगा उतना ही S में भी रहेगा, मतलब 2n इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर कहा जा रहा है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज अकर्स फॉर द सिंथेसिस, ठीक है, फॉर द स्पिंडल। मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस कौन से फेज में होता है। तो 4 स्टेज हमने देखे थे, जिसमें G1 था, G2 था, S था और M था। G1 में होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, S फेज में होता है हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, G2 फेज में होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। इसमें कोई फेज का सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि प्रिपरेशन पहले ही हो चुका है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियोस का, ठीक है, इस क्वेश्चन सीरीज का। यहाँ पे क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कि आपको यहाँ पे काफ़ी स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिया गया है। तीनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है, अमाउंट ऑफ DNA इज हैप्लॉइड सेल इज C, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर हैप्लॉइड रहेगा तो वो C कंडीशन में रहेगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट है, अमाउंट ऑफ DNA इन डिप्लॉयड सेल इन G1 एंड 2C। G1 के इंटरनली क्या वो 2C हो जाएगा? अगर पेरेंट सेल C है तो G1 2C हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और वही मतलब DNA की संख्या देखी जाए G2 फेज में, G2 फेज कहने का मतलब है कि वो तो S फेज में ही डिवीज़न हो चुका है और G1 फेज में 2C था, तो वो S फेज में जाते ही 4C हो जाएगा और G2 फेज में भी वो 4C ही रहेगा। मतलब कि द अमाउंट ऑफ DNA इन द डिप्लॉयड सेल इन G2 कहने का मतलब है वो S फेज को पार करके आ चुका है, तो वो 4C हो जाएगा। 2C से वो डबल होकर 4C हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोथ आर, मतलब ऑल आर करेक्ट। यहाँ ऑल रॉन्ग है, ओनली 1 करेक्ट नहीं, सब करेक्ट है। बोथ 1 एंड 2 नहीं, तीनों का तीनों करेक्ट है, मतलब 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। सो ये at which stage of mitosis the 2 daughter chromatids separate, मतलब कि 2 daughter chromatids separate हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं from each other, ठीक है, and migrate towards the opposite poles and are now refers to as the chromosomes of the future daughter nuclei. The right answers will be एनाफेज। एनाफेज के इंटरनली ही क्या होता है, 2 daughter nuclei separate होते हैं, 2 daughter chromatids separate होते हैं। So the right answers will be एनाफेज। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेज इन सेल डिवीज़न एसो इन द फिगर, मतलब फिगर के इंटरनली आपको देखना है और बताना है, सेलेक्ट द आंसर्स विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विच इज़ इट्स करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये फिगर जो है, सबसे पहली बात ये फिगर टीलोफेज का है, टीलोफेज के बारे में ही आपको बताना है। तो साइटोकाइनेसिस तो छोड़ ही दीजिए, टीलोफेज यहाँ पे है और टीलोफेज यहाँ पे है, देखते हैं। टीलोफेज में कहा जा रहा है, टीलोफेज जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म, क्या वो रिफॉर्म नहीं करता है? बिल्कुल गलत है, रिफॉर्म करता है। तो न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। और हमें चूज़ क्या करना था? करेक्ट आंसर ही चूज़ करना था, सेलेक्ट द आंसर्स विच इज़ करेक्ट, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो 3 नंबर कहा जा रहा है यहाँ पे, मार्क द करेक्टली मैच, मतलब कि हमें करेक्टली मैच करना है, यहाँ पे मैचिंग करना है, ठीक है। तो एस फेज में क्या बोला गया? हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, जो कि एस फेज में ही हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो करेक्ट ऑप्शंस तो यहीं पे कहा गया, बाकी सबको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी काइनेटोकोर जो होते हैं ऑन टेलोमेर नहीं, ये सेंट्रोमेर पे होते हैं।
उसके बाद सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट क्या वो टेलोफेज में होता है? नहीं, वो एनाफेज में होता है। और न्यूक्लियर रीअपियर टेलोफेज में होता है और न्यूक्लियर डिसअपियर प्रोफेज में होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एस फेज, ठीक है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के रिस्पेक्ट में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट है, इन विच इन एन एनिमल सेल, मतलब एनिमल सेल के इंटरनली आपको बताना है, दिस इज द अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फ्यूरो इन द सेल वॉल, ठीक है, मतलब कि एनिमल सेल के अंदर फ्यूरो करके और फिर वहाँ पे सेल का डिवीज़न होता है, तो बिल्कुल सही बात है। और प्लांट सेल के इंटरनली प्लांट फॉर्मेशन अकर्स, प्लांट फॉर्मेशन होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है माइटोसिस का। तो माइटोसिस में रिपेयर भी होता है, ग्रोथ भी होता है और साथ साथ ये मेंटेनेंस भी करते हैं। किस चीज़ का मेंटेनेंस करते हैं? तो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चले जाते हैं, तो इसका मतलब कि वो क्या करते हैं? सिग्निफिकेंट करते हैं। बाकी मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का तो ये नहीं करते, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, और हमें गलत ही पूछा गया है, तो राइट आंसर इज 3। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, माइटोसिस ऑफन रिजल्ट इन द, माइटोसिस के लिए आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सो प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर न्यूक्लियाई सेल, बिल्कुल सही बात है। ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल करेक्ट है। एंड सेल रिपेयर, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर्स। Again, now the next questions is following events represent which stage of the mitosis, ठीक है, तो आपको माइटोसिस के कौन से स्टेज में बताना है कि ये करेक्ट ऑप्शंस होगा, ठीक है। बेसिकली स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, जो कि मेटाफेज में होता है, और ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर, ये भी मेटाफेज में ही होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे मेटाफेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होता है काइनेटोकोर से, और वहाँ पे फिर क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, ठीक है। इक्वेटर पे आने के बाद ही क्या होता है कि एनाफेज के इंटरनली वो दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसको टू सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेशन बोला जाता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, काइनेटोकोर इज द डिस्क शेप प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है क्रोमोसोम्स क्लस्टर, क्रोमोसोम क्लस्टर कहने का मतलब है, क्लस्टर मतलब झुंड होता है, क्रोमोसोम कहने का मतलब जो क्रोमोसोम हमारा होता है, सो क्रोमोसोम का एक झुंड बन जाता है एट अ अपोजिट पोल एंड कन्वर्ट इनटू द क्रोमैटिन इन एनाफेज, और फिर वो एनाफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शंस इसका यहाँ पे हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, ओके। अगेन नाउ वी आर मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है, मार्क द इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मियोसिस, मियोसिस के रिस्पेक्ट में आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है रिडक्शनल डिवीज़न, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस है। फिर हम देखेंगे मेंटेनेंस कांस्टेंट क्रोमोसोम्स नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशंस, द राइट आंसर्स। अगेन रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर बाय हाफ, जब भी क्रोमोसोम का रिडक्शन होगा तो नंबर हाफ ही होंगे ना, बिकॉज ऑफ घट रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज नॉन ऑफ दिस, दिस इज ऑल आर करेक्ट, जितने भी ऑप्शंस है सबके सब करेक्ट है, इसीलिए नॉन ऑफ दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आ रहा है, मार्क द इनकरेक्टली मैच, आपको इनकरेक्टली मैच करना है, ठीक है, इनकरेक्ट मतलब गलत ऑप्शंस को टिक करना है। सो प्लांट साइटोकाइनेसिस, प्लांट साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? सेल प्लेट मेथड, बिल्कुल सही है। प्लांट की बात आएगी तो सेल प्लेट मेथड ही होगा, क्योंकि अब सेल प्लेट मेथड क्यों होता है? क्योंकि प्लांट सेल जो होते हैं उसके इंटरनली प्लांट जो होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है, और स्फेरिकल शेप के इंटरनली क्लीवेज फेरो करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसके अंदर प्लेट मेथड से सेल का डिवीज़न किया जाता है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। एनिमल साइटोकाइनेसिस में फ्यूरो मेथड लगाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। प्लांट साइटोकाइनेसिस में सेंट्रीपिटल प्लेट, प्लांट साइटोकाइनेसिस सबसे पहली बात सेंट्रीपिटल ऑर्डर नहीं होता, ये सेल प्लेट मेथड होता है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन इज 3, ठीक है। अगेन आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज, इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेज, मतलब कि इफ़ मतलब यदि नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या G1 फेज में 32 है, कितनी है? 32 है।
देन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन G2 फेज, तो आपको बताना है कि ये G2 फेज में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होंगे। तो G1 में 32 है तो G2 में भी 32 होंगे, क्योंकि क्रोमोजोम नंबर तो चेंज होता नहीं है। अगर यहाँ पे DNA की बात रहती कि 32 DNA है, ठीक है, तो ये G2 फेज में जाने के बाद वो कितने होंगे, तो 32 से 64 हो जाता। बट हमें क्रोमोजोम पूछा गया है, तो राइट आंसर से यहाँ पे 32 का 32 ही आएगा। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।